नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारी क्लास 4th रहेगी और इस 4th क्लास में हम टॉपिक पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम 3rd क्लास में मोहम्मद गोरी को कंप्लीट डिटेल्ड से पढ़ चुके हैं और क्लास 2 में हमने चौहान वंश पढ़ा था और क्लास जो 1 थी हमारी उसमें हमने अपना 712 ईस्वी का इतिहास पढ़ लिया था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का आगमन हुआ था और मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश। दोस्तों, गुलाम वंश से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं या किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, वो सभी के सभी हमने अपने PDF फाइल में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो लर्निंग एक्सीलेंस के नाम से ही मिलेगा आपको। यदि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी की सभी वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी, जिससे आपको नोट्स की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वंश को हम गुलाम वंश भी बोल देते हैं, मामलुक वंश भी बोल देते हैं, गुलाम वंश भी बोल देते हैं, इसे मामलुक वंश भी बोल देते हैं और दास वंश भी बोलते हैं। दोस्तों, जो गुलाम वंश है आपका वो 1173 ईस्वी में शुरू हुआ था। दोस्तों, आपके जो वंश होंगे लगातार वंश, उन वंश को आपको यदि क्रमानुसार याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, 4 ऑप्शन दे देता है और उसके बाद आंसर ये पूछता है कि इन चारों वंशों को क्रमानुसार अरेंज करो। तो उस समय हमें ये नहीं पता लगता कौन सा वंश पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। तो दोस्तों, यदि आपको क्रमानुसार याद रखने हैं तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक रहेगी। वो ट्रिक दोस्तों मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो ट्रिक किस नाम से रहेगी दोस्तों? गुड़ खाओ तसले तैसले में। तो दोस्तों, ये थी हमारी ट्रिक। जी से हो जाएगा आपका गुलाम वंश, के से आपका हो जाएगा खिलजी वंश, टी से आपका तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, एल से लोधी वंश और एम से मुगल वंश। तो दोस्तों, ये थे आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 के 6 वंश ट्रिक अनुसार। दोस्तों, इस ट्रिक से आप क्रमानुसार वंश को याद रख सकते हो कि गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया और उसके बाद फिर कौन सा वंश आया, अंतिम में कौन सा वंश आया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे गुलाम वंश के संस्थापक होते हैं वो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाते हैं। और दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो मोहम्मद गोरी का सेनापति ही होता है। जैसा कि हमने पिछली लास्ट टाइम वीडियो में पढ़ा था, मोहम्मद गोरी का जो कंप्लीट टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जिक्र किया था हल्का सा, कि जो मोहम्मद गोरी है उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक होता था, जिसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के याद में नींव रखी थी, किसकी? कुतुब मीनार की, जिसका काम जो पूर्ण करवाया था, संपूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, जो इसका दामाद होता था। तो दोस्तों, गुलाम वंश के अंदर आपके प्रमुख राजा कौन कौन आते हैं, हमने आपको सारे के सारे राजा की डिटेल प्रोवाइड करवा दी है। आप एक एक करके आराम से इनको देख लेना और नोट कर लेना। हम अभी इस वीडियो में आपके इन 3 राजाओं के बारे में जिक्र करने वाले हैं। गुलाम वंश में ज़्यादातर आपके देखे जाने वाले राजा, वैसे तो ये लगभग सारे ही हैं। और सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय काल था, जो शासन काल था, वो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। उसके बाद आराम शाह आते हैं राजा। आराम शाह राजा बनते हैं 1210 से लेकर 1211 तक। उसके बाद इल्तुतमिश राजा बनते हैं, जो कि 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक राजा रहे। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज राजा बने, जिनका समय काल था 1236 से लेकर 1236 तक। ये थोड़े समय के लिए बने थे, इनको जनता ने हटा दिया था क्योंकि एक अयोग्य शासक होते थे। रजिया सुल्तान दोस्तों 1236 से 1240 तक शासिका रही। उसके बाद बहराम शाह राजा बने, 1240 से 42 तक शासन किया इन्होंने।
अलाउद्दीन मसूद शाह जो है वो राजा बनते हैं दोस्तों 1242 से लेकर 1246 तक। उनके बाद जो अगले राजा रहे वो नसीरुद्दीन महमूद रहे, जिनका समय काल 1246 से लेकर 1266 तक रहा। दोस्तों बलबन जो राजा बनते हैं, बलबन का जो शासनकाल था वो 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक रहा। उसके बाद शमशुद्दीन कैमूर्स नामक राजा रहते हैं, जिनका शासनकाल 1287 से लेकर 1290 तक रहा। तो दोस्तों ये तो थे सभी राजा के नाम जो कि गुलाम वंश में आएंगे, और इन सभी राजाओं के बारे में हम एक एक करके डिटेल से जिक्र करने वाले हैं, तथा इनके साथ हमने इनके समय काल के ईयर भी दे दिए हैं कि भाई कौन सा राजा कब से लेके कब तक राजा बना रहा। तो चलिए दोस्तों एक एक को डिटेल से जिक्र करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में राजा बने। उन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाते हैं, जिन्होंने 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दास हुआ करता था मोहम्मद गोरी का। इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या उसका दास बोल देते हैं, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम संपूर्ण करवा दिया था, ख़त्म। मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी या वल्लाह बोल देते हैं या सेनापति भी बोल देते हैं, वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता था। मोहम्मद गोरी के मरने के बाद उसके सारे जीते हुए जितने भी किले थे, जितने भी प्रांत थे, वो सभी के सभी कुतुबुद्दीन ऐबक को के पास आ जाते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और हातिम द्वितीय और कुरान खां की उपाधि प्राप्त थी। दोस्तों अगर हम लाख बख्श के बारे में जिक्र करें तो लाख बख्श होता था लाखों का दान करने वाला, और हातिम किसको बोलते थे, जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, क्योंकि उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता था वो मतलब शासन करना नहीं होता था, वो राज करना नहीं चाहता था। अगर वो राज करना चाहता तो वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं भी बता चुका हूँ कि जब भी किसी राजा को दुनिया पे राज करना होता था या भारत पर राज करना होता था, तो वो दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली की गद्दी हासिल किया करता था। क्योंकि अगर कोई राजा अगर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता था तो वो पूरे भारत पर राज कर लेता था। इसलिए यदि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को राज करना ही होता तो वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता, लेकिन उसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो राज करना नहीं होता है, इसलिए वो अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है। दोस्तों कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से तैयार इल्तुतमिश ने करवाया था, इसके बारे में हम जिक्र कर चुके। जो इल्तुतमिश होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास भी कह सकते हैं, इसका दामाद भी कह सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करवा देता है। इससे पहले ही इसका दास होता था और शादी के बाद इसका दामाद बन गया था। दोस्तों कुतुब मीनार की अंतिम मंजिल बोल सकते हो, या उसका पुनर्निर्माण बोल सकते हो, या रिपेयर उसको बोल सकते हो, वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दोस्तों आपके कुतुब मीनार से 3 क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट ऐसे उठेंगे कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को संपूर्ण रूप से ख़त्म किसने करवाया, उसका काम संपन्न किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया था या उसको पुनर्निर्माण करवाया था, जिसको आप ये भी बोल सकते हो कि उसकी अंतिम मंजिल जो है कुतुब मीनार की अंतिम मंजिल जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। दोस्तों कहा जाता है कि जो ये झोपड़ा है वो 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था, इसलिए इस झोपड़े का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक कुबुत उल इस्लाम की मस्जिद का निर्माण करवाया था, और ये भारत की प्रथम मस्जिद कहलाती है। मस्जिद का नाम क्या होता था दोस्तों, कुबुत उल इस्लाम। इस मस्जिद का नाम याद रखना, डायरेक्ट अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिले कि कुबुत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये कहाँ स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है।
कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों दिल्ली का प्रथम तुर्की शासक होता था। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ ले कि दिल्ली का प्रथम तुर्की शासक कौन होता था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति होता था दोस्तों, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी होता था दोस्तों। कुतुबुद्दीन, इसमें आपको पजल नहीं होना, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात को क्लियर करता हूँ। जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु तो होता है कुतुबुद्दीन बख्तियार, और उसका सेनापति होता है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। ये चैन सिस्टम है दोस्तों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु होता है, उसका नाम होता है ओनली कुतुबुद्दीन बख्तियार, और जो उसका सेनापति होता है उसका कंप्लीट नाम क्या होता है, उसका पूरा नाम क्या होता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। तो दोस्तों उसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में ही कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी, और आगे चलकर कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जो है वो इसका सेनापति बनता है। दोस्तों वास्तविक में कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जो है वो मोहम्मद गोरी का सेनापति होता था, परंतु उसके मरने के बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बन गया था, क्योंकि मोहम्मद गोरी के मरने के बाद मोहम्मद गोरी अपने सारे के सारे जीते हुए प्रांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दे जाता है, और जिसकी वजह से इसकी सेना में जितने भी इसके सेनापति होते हैं या इसकी सेना में जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में आ जाते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का जो भी कुछ जीता हुआ था, जितना भी कुछ साम्राज्य में होता था, वो सभी का सभी कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ गया था। इसलिए जो मोहम्मद गोरी का सेनापति होता था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बन गया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को भेजा था नालंदा को जीतने। दोस्तों होता क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को भेज देता है नालंदा को जीतने के लिए। उस समय नालंदा में युद्ध चल रहा होता है, और उस युद्ध को जीतने के लिए वो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को भेज देता है, जो उसका सेनापति होता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हो जाती है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो दोस्तों वो घोषणा करता है कि यदि कोई व्यक्ति मुझे बिना दवाई दे ठीक कर दे तो मैं उसे इनाम दूंगा। तो इतनी बात सुनकर वहाँ पर एक व्यक्ति होता था दोस्तों, उस व्यक्ति ने क्या करा, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को कुरान पढ़ने की आदत होती थी, और उस व्यक्ति ने सोचा कि जैसे ही कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी कुरान पढ़ेगा और कुरान पढ़ने के लिए उसके पेज पलटेगा, और पेज पलटने के लिए जैसे ही हम उंगली जीप पर लगाकर अगला पेज पलटते हैं, तो उसने क्या सोचा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ऐसे ही पेज पलटेगा उंगली जीप पर लगा के, तो उसने उसकी कुरान के पेजों पर दवाई लगा दी, जिससे कि वो जैसे जैसे पेज पलटता गया, जैसे जैसे उसकी उंगली जीप पर जाती गई, वैसे वैसे उसकी दवाई जो है उसके शरीर में जाती गई। लेकिन उसे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि वो उनके पेजों पे दवाई लगी है। तो दोस्तों वो उसका बुखार ठीक हो जाता है, क्योंकि जैसे कि उसने घोषणा की थी कि मुझे बिना दवाई के जो ठीक करेगा मैं उसे इनाम दूंगा। तो उसकी इस शर्त को एक व्यक्ति पूरा कर देता है, और जैसे ही उसका बुखार ठीक होता है तो वो उस व्यक्ति को बुलाता है, उस वेद को बुलाता है कि आओ वेद, आपने मेरी तबीयत बिना दवाई के कैसे ठीक करी। तो उस वेद ने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैंने तुम्हारी कुरान की पेजों पर दवाई लगा दी थी, जिससे कि आप कुरान पढ़ते पढ़ते जैसे ही अपनी उंगली जीभ पर रखते गए वैसे वैसी दवाई अंदर जाती गई। तो ये बात सुनकर कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी एक बार ही तो खुश हुआ, लेकिन दूसरी ओर उसे गुस्सा भी आया। उसने वेद को कहा कि आज तो तुमने मुझे ये दवाई दी है, और कल को अगर कोई और व्यक्ति या तुम ऐसा करते, मतलब इसके पेजों पे जहर भी लगा सकते थे, और तुम्हें पता था कि भी मैं कुरान पढ़ता हूँ और कुरान पढ़ते वक्त पेज पलटता हूँ, तो मैं इसके पेजों पे तुम जहर भी लगा सकते थे। कल को जहर मेरे शरीर के अंदर जाएगा, मेरी मृत्यु भी हो सकती है। तो उसने उसको इनाम में उसको मौत दे दी, उसको मरवा दिया, उसको फांसी की सज़ा दे दी थी। तो बाद में जो वेद होता है उसको फांसी की सज़ा इनाम में मिल जाती है। नालंदा को आग लगाकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी आग लगा दी थी कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। दोस्तों नालंदा को जीतने के लिए भेजा जरूर था, लेकिन नालंदा में जो कॉलेज होता था आपका, विश्वविद्यालय होता था, यूनिवर्सिटी होती थी आपकी विक्रमशिला, उसमें भी कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी आग लगा देता है, और नालंदा विश्वविद्यालय में भी आग लगा देता है। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को ये भी मिल जाए अगर
कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगवाई? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने लगाई। और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी कौन होता था? ये सेनापति होता था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी भी यानी कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी और ना ही कभी उसने अपने सिक्के चलाए थे। दोस्तों अगर आपको देखने को अगर क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि गुलाम वंश में सिक्के क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सिक्के चलाए, तो उसका आंसर नहीं होगा कि उसने अपने कोई भी सिक्के नहीं चलाए थे। दोस्तों 1210 में चौगान खेलते वक्त या पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार देखा जा चुका है और आगे भी देखा जा सकता है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ये उठता है कि कौन से राजा की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई या फिर कौन से राजा की मृत्यु चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण हुई, तो दोस्तों उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक राजा होता था जो चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। समय होता था 1210 ईस्वी का। तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा? 1206 से लेके 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल रहता है। उसके बाद दोस्तों अगला राजा कौन बनता है? उसका बेटा होता है आराम शाह। आराम शाह जो है वो बहुत कम समय के लिए राजा बनता है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि ये एक अयोग्य शासक होता है जो मतलब प्रजा की ओर बहुत कम ध्यान देता था, जिससे कि प्रजा ने परेशान होकर उसे राजा के पद से हटा दिया था। तो दोस्तों ये एक अयोग्य राजा जरूर होता था, लेकिन आगे चलकर इल्तुतमिश जो है वो गद्दी के लालच में आराम शाह को मरवा देता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ 8 महीने ही राजा रहा था। 1210 से लेकर 1211 तक राजा रहा और इसके बाद इल्तुतमिश राजा बना। आराम शाह जो है वो एक बेखबरी राजा होता था, जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं होता था। प्रजा में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं रखता था। तो प्रजा भी उससे खुश नहीं होती थी और इल्तुतमिश ने इस बात का फ़ायदा उठाकर आराम शाह की मतलब मृत्यु कर दी। और आराम शाह के मरने के बाद जो अगला राजा बना वो इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश दोस्तों कौन होता था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी बोल सकते हो आप इसे, उसका दास भी बोल सकते हो। दोस्तों इल्तुतमिश ने आराम शाह को मारकर खुद राजा बन जाता है, जैसे कि हम जिक्र कर चुके। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है इल्तुतमिश। अब तक हमने 2 राजा के जिक्र किए हैं, मतलब एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक से इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से थे? ये राजा कब बना? 1206 में। राजा मतलब इसकी मृत्यु कब हुई? 1210 में। मतलब 1206 से लेकर 1210 तक राजा रहा। इसके बाद अगला राजा कौन रहा? आराम शाह रहा। आराम शाह सिर्फ 8 महीने के लिए ही राजा बना, क्योंकि इसकी मृत्यु किसने कर दी थी? इसकी मृत्यु इल्तुतमिश ने कर दी थी और इल्तुतमिश अगला राजा रहा, मतलब तीसरे नंबर वाला राजा हो गया दोस्तों ये। इल्तुतमिश जो है वो राजा कब बने? 1211 में बने और 1236 तक ये राजा रहे। दोस्तों इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था, क्योंकि कुतुब मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और उसको पूर्ण रूप से ख़त्म किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का राजा बनते ही सबसे पहले इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर होता था। मतलब इससे पहले राजा बनने से पहले ये दिल्ली का राजा बनने से पहले ये इल्तुतमिश जो होता है वो बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। बदायूं जगह का नाम है और वहाँ का ये गवर्नर हुआ करता था। यह एक इलबरी तुर्क होता था। इल्तुतमिश ने राजा बनते ही दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो राज करना नहीं होता था, इसलिए वो दिल्ली को राजधानी बनाने की बजाय लाहौर को अपनी राजधानी बना चुका था। लेकिन आगे चलकर इल्तुतमिश जो होता है वो उस राजा का मेन मकसद राज करना होता है, इसलिए वो लाहौर से अपनी राजधानी बदल कर दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेता है और राज करने के चक्कर में वो अपनी राजधानी बदलता है। 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेकर आया था इल्तुतमिश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिशी कहलाता है। दोस्तों ओनली संस्थापक वो होता है जो किसी भी राज्य की या किसी भी
वंश की नींव रखता है और वास्तविक संस्थापक वो होता है जो उसको मतलब उस वंश को पावर देता है, उसको शक्तिशाली बनाता है। इसलिए इल्तुतमिश ने राज करने के लिए जैसे ही लाहौर से दिल्ली राजधानी शिफ्ट करी तो उसने अपने वंश को शक्तिशाली बना दिया, बहुत पावरफुल बना दिया। इसलिए इस गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। दोस्तों इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था और चालीसा का मतलब दोस्तों 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे, उनका एक ग्रुप हुआ करता था, इसलिए इसे चालीसा बोल दिया करते थे। और इस चालीसा का अन्य नाम होता था चुरगान ए चिनगानी। आगे चलकर ये चालीसा भी समाप्त हो जाएगा और इस चालीसा का ही मेंबर होगा बलबन। वो बलबन राजा बनते ही इस चालीसा को ख़त्म कर देगा। देखो कितनी अनोखी बात है दोस्तों, 40 तुर्क सरदारों का समूह होता था जिसे चालीसा कह देते थे, और इन 40 तुर्क सरदारों में ही एक बलबन नामक शासक आएगा आगे, और ये बलबन राजा बनते ही इन चालीसाओं को समाप्त कर देगा। इन्हीं का मेंबर इन्हीं को समाप्त कर देगा। कितनी अनोखी बात है दोस्तों। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। बाबर जो है चंगेज खान का वंशज होता था और माँ की ओर से और पिता की ओर से तैमूर का वंशज होता था। दोस्तों क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि बाबर माँ की ओर से कौन सा वंशज होता था तो चंगेज खान का, और पिता की ओर से कौन सा वंशज होता था तैमूर का। 1215 में दोस्तों जब तराइन का तीसरा युद्ध होता है, जो किस किस के बीच होता है, इल्तुतमिश और यल्दोज और कुबाचा के बीच होता है तराइन का तीसरा। दोस्तों इससे पहले हमने वीडियो पढ़ी थी चौहान वंश, उसमें तराइन का प्रथम युद्ध पड़ा था जो 1191 में हुआ था, और फिर तराइन का दूसरा युद्ध पड़ा था जो 1192 में हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होता है, जिसमें पहले युद्ध में तो मोहम्मद गोरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और धोखे से मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और यदि तराइन का तीसरा युद्ध पूछ ले तो 1215 में होता है, जिसमें इल्तुतमिश और यल्दोज और कुबाचा के बीच ये युद्ध होता है, जिसमें किसकी जीत होती है, इल्तुतमिश जीत जाता है। यल्दोज और कुबाचा मोहम्मद गोरी के सेनापति होते हैं। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलाई थी, और दोस्तों ये इक्ता प्रणाली का मतलब होता है कि वो अपने सेनापतियों को सैलरी देने की बजाय उनको भूमि का हिस्सा दान दे देता था या सैलरी की जगह उनको भूमि का हिस्सा दे देता था, जिसे इक्ता प्रणाली बोल दिया जाता था। 1234 से लेकर 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा था और दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे। दोस्तों इससे पहले जो शासक होते थे आराम शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने अपने वंश में कोई भी सिक्के नहीं चलाए, अपने शासनकाल में कोई भी सिक्के नहीं चलाए थे। लेकिन आगे चलकर जब इल्तुतमिश राजा बनता है वो अपने शासनकाल में, अपने कार्यकाल में चांदी के सिक्के बनाता है, और चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन उठ सकता है कि इल्तुतमिश या फिर गुलाम वंश के समय जो चांदी का सिक्का था उसे क्या कहा जाता था, टका, और जो तांबे का सिक्का था उसे क्या कहा जाता था, जीतल। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और 1236 में इल्तुतमिश का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। इल्तुतमिश के मरने के बाद इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज जो है अगला राजा बनता है, परंतु किताबें इसको नहीं दिखाती। किताबें क्या करती है, इल्तुतमिश के बाद डायरेक्ट रजिया सुल्तान को अगला राजा मानती है, लेकिन इसके बीच एक रुकनुद्दीन फिरोज भी राजा बनता है जो कि इल्तुतमिश का बेटा होता है, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में पुस्तक नहीं दिखाती। वो सिर्फ यही दिखाती है कि इल्तुतमिश की एक बेटी होती है और वो बेटी ही इल्तुतमिश के बाद राजा बनती है। दोस्तों जो रुकनुद्दीन फिरोज होता है वो एक अयोग्य शासक होता है जिसे जनता ने राजा मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसको राजा के पद से हटाकर रजिया सुल्तान को शासिका बना दिया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा अगला शासनकाल रहेगा वो रजिया सुल्तान का रहेगा, और रजिया सुल्तान से हमारी HSSC एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछती है जो हर बार रिपीट होता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में पड़ता है। रजिया सुल्तान का जो
कार्यकाल है वो कब से लेके कब तक रहा, 1236 से लेके 1240 तक रहा। 1236 में रजिया सुल्तान शासिका बनती है। जैसे ही वो शासिका बनती है वो बुरखे को त्याग देती है और उसका जो पहरावा होता है वो क्या कहलाता है, चोगा प्लस काबा प्लस टोपी, इनका पहरावा धारण कर लेती है और वो स्वयं युद्ध में जाना शुरू कर देती है। इससे पहले दोस्तों क्या होता था, शासिका जो होती थी वो युद्ध में नहीं जाती थी, वो अपने सेनापति को भेजती थी या अपने सेना को भेजती थी किसी भी युद्ध में। लेकिन जैसे ही वो शासिका बन जाती है वो स्वयं युद्ध लड़ना शुरू कर देती है, स्वयं युद्ध में जाना शुरू कर देती है। रजिया सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी होती है और रजिया सुल्तान ने बुरखे का त्याग कर दिया था, चोगा और काबा टोपी वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था और स्वयं युद्ध में जाना शुरू कर दिया था। दोस्तों एक याकूत और अल्तुनिया ये दो प्रमुख व्यक्ति रहेंगे रजिया सुल्तान के जीवन में। रजिया सुल्तान, याकूत और अल्तुनिया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन 1236 से लेकर 40 तक कैसे रहने वाला सफ़र। याकूत एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जो कि अल्तुनिया को मार सकता था, जिससे रजिया सुल्तान प्यार क्या करती थी। मतलब रजिया सुल्तान प्यार किया करती थी किससे, अल्तुनिया से। किससे करती थी, अल्तुनिया से। लेकिन याकूत ऐसा नहीं चाहता था। याकूत क्या चाहता था कि वो अल्तुनिया को रास्ते से हटा के खुद रजिया सुल्तान से शादी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों होता क्या है, रजिया सुल्तान याकूत को आमिर ए आखुर का पद दे देती है। आमिर ए आखुर का पद का मतलब क्या होता है दोस्तों, घोड़ों का प्रधान बोल दिया जाता है या अशवशाला का प्रधान बोल दिया जाता है आमिर ए आखुर को। तो मतलब दोस्तों आमिर ए आखुर पद किसको दे देती है, ये याकूत को। और अल्तुनिया को भेज देती है ये बटिंडा, ताकि अल्तुनिया को बचा सके याकूत के हाथों से, वरना याकूत अल्तुनिया को मार सकता था। इसलिए उसने अल्तुनिया को याकूत से बचाने के लिए अल्तुनिया को बटिंडा भेज दिया और उसे अशवशाला का प्रधान बना दिया। अल्तुनिया को बटिंडा भेज दिया और ख़ुद भी वो बटिंडा चली जाती है और वहाँ जाकर वो अल्तुनिया से शादी कर लेती है। और वहाँ जाकर दोनों शादी जैसे करते हैं, रजिया सुल्तान अपने भाई, जो उसका भाई होता है बहराम शाह, उसको पत्र लिखती है कि भैया हम दोनों ने शादी कर ली है। और जिसकी बात की सूचना बहराम शाह के साथ साथ याकूत को भी पता लगती है। तो याकूत और बहराम शाह दोनों बदला लेने के लिए, बहराम शाह ये बोलता है, ये सोचता है कि भाई इसने अल्तुनिया ने मेरी बहन को फंसा लिया है, बहला फुसला कर इससे शादी कर ली है। तो बहराम शाह भी गुस्से में और याकूत तो गुस्से में था ही। तो याकूत और बहराम शाह दोनों लड़ने के लिए निकल लेते हैं। किसको मारने के लिए, अल्तुनिया को मारने के लिए। तो होता क्या है दोस्तों, रजिया सुल्तान जो है उसको ये खबर पता लग जाती है कि बहराम शाह और याकूत जो है वो मारने के लिए आ रहे हैं उन दोनों को। तो वो दोनों भाग निकलते हैं। जैसे ही वो वहाँ से भाग निकलते हैं वो कैथल के जंगलों में जाकर फंस जाते हैं और समय होता है 1240 का। 1240 ईस्वी में जैसे ही ये आपका ये जो रजिया सुल्तान है और जो अल्तुनिया है ये दोनों भाग निकलते हैं और ये कैथल के जंगलों में बहराम शाह और याकूत के हाथों लग जाते हैं। जैसे ही ये दोनों इसके हाथ लगते हैं, बहराम शाह तो रजिया सुल्तान की हत्या कर देता है और याकूत अल्तुनिया को मार देता है 1240 में। तो दोस्तों रजिया सुल्तान का मकबरा वहीं पे ही कैथल के जंगलों में बना दिया जाता है। तो दोस्तों HSSC का फेवरेट क्वेश्चन यही है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है, तो कैथल में स्थित है। दिल्ली की जो प्रथम और आखिरी मुस्लिम शासिका कहलाती है वो रजिया सुल्तान को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार देखा जा चुका है, अभी फ़िलहाल आया था, मतलब प्रेजेंटली में HSSC ने एग्ज़ाम लिया था हरियाणा पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन डाला था कि रजिया सुल्तान मतलब कौन सी शासिका या कौन सा शासक ऐसा या राजा ऐसा था जो दिल्ली की प्रथम गद्दी पर आखिरी था और पहला था मुस्लिम, तो वो रजिया सुल्तान होगी दोस्तों, शासिका थी। दोस्तों रजिया सुल्तान के बाद अगला राजा बनता है बहराम शाह, और बहराम शाह कौन होता है, रजिया सुल्तान का भाई होता है। मिन्हास ए सिराज एक इतिहासकार होता था। उस इतिहासकार का लिखना ये था कि रजिया सुल्तान का एक औरत होना ही उसके पतन का कारण बना। दोस्तों बहराम शाह का शासनकाल अगर देखें तो 1240 से लेकर 1242 तक बहराम शाह का शासनकाल रहा।
1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान रही थी शासिका, और उसके बाद 1240 से लेकर 1242 बहराम शाह का शासनकाल रहा था। इसके समय में मंगोल जातीय आक्रमण किया करती थी भारत पर, और बहराम शाह ने एक नायाब ए मामलिकात पद का गठन किया था। और नायाब ए मामलिकात किसको बोल देते हैं? बॉडीगार्ड को बोल देते हैं दोस्तों, जिसे हम अभी बाउंसर वगैरह भी बोल देते हैं, बॉडीगार्ड बोल देते हैं। तो बॉडीगार्ड के पद को इसने क्या नाम दिया था? नायाब ए मामलिकात। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन महसूद शाह राजा बनता है, जिसका समय काल रहता है 1242 से लेकर 1246 तक। और अलाउद्दीन महसूद शाह को बलबन धोखे से मार देता है और अपने दामाद नसीरुद्दीन महमूद को राजा बना देता है। बलबन का दोस्तों काम क्या होता है? बलबन क्या देखता है कि बहराम शाह तो मर गया, उसके बाद जो अगला राजा अलाउद्दीन महसूद शाह बनता है, लेकिन बलबन ये देख नहीं सकता। बलबन ने उसकी मृत्यु करवा के, उसका मतलब धोखे से उसको मरवा के अपने दामाद नसीरुद्दीन महमूद को राजा बनवा देता है। लेकिन जैसे ही नसीरुद्दीन महमूद यानी बलबन का दामाद राजा बनता है, वो बलबन को उपाधि दे देता है। तो 1242 से लेके 1246 तक शासनकाल रहा नसीरुद्दीन महमूद का, और ये किसकी सहायता से बना था? बलबन की सहायता से। नसीरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद होता है, और मिनहाज उज सिराज नामक एक काजी था, उसने एक पुस्तक लिखी थी तबकात ए नासिरी, जो कि नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित थी। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछ ले कि नसीरुद्दीन महमूद के जीवन पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो उसका नाम था तबकात ए नासिरी, और जिसके लेखक कौन होते थे? मिनहाज उज सिराज, ये एक काजी हुआ करते थे। बलबन को 1249-50 में उलुग खां की उपाधि दी थी उसके दामाद नसीरुद्दीन महमूद ने। नसीरुद्दीन महमूद के पागल होने पर उसने अपने अंतिम दिन जो है वो टोपी बेचकर लाहौर के बाज़ारों में जीवन यापन किया। और नसीरुद्दीन महमूद के पागल होते ही, उसके राजा हटते ही अगला राजा बनता है बलबन। तो सारा कार्यभार किस पे आ जाता है? बलबन पे। क्यों? क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद तो पागल हो जाता है, और जो उसका जीवन का अंतिम समय बचता है वो टोपी बेचकर, यानी लाहौर के बाज़ारों में टोपी बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता है। तो अगला राजा दोस्तों बलबन, और जो बलबन है इस वंश का सबसे इम्पोर्टेंट राजा रहने वाला है, जैसे इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। बलबन भी इस वंश में बहुत लंबे समय तक राज करता है। 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक बलबन गुलाम वंश में राज करता है। बलबन ने दोस्तों राजा बनते ही एक बलबनी वंश की स्थापना की थी, और दिल्ली में नए वंश की स्थापना बलबनी वंश की स्थापना होती है। जैसे ही बलबन राजा बनता है, दिल्ली में ये नए वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम होता है बलबनी वंश। बलबन जो होता है वो इल्तुतमिश का दास होता था। इसने अपने समय काल में जो चालीसा को ख़त्म कर दिया था दोस्तों। जैसा कि हमने इससे पहले एक बात पढ़ी थी, एक पॉइंट पढ़ा था कि इल्तुतमिश चालीसा का गठन कराता है। और चालीसा क्या होता था दोस्तों? जो 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप हुआ करता था, और उसमें हमने ये बात कही थी कि इन 40 तुर्क सरदारों में ही एक मेंबर होता है बलबन नाम का। आगे चलकर ये बलबन ही इस चालीसा के गठन को समाप्त कर देगा। तो यही थी दोस्तों वो अनोखी बात कि बलबन जो है वो चालीसा को समाप्त कर देता है। तुर्क सरदारों की शक्तियों का अंत हो जाता है जैसे ही चालीसा का गठन मतलब समाप्त हो जाता है चालीसा का, तो ऐसे ही तुर्क सरदारों की शक्तियों का अंत हो जाता है। दोस्तों बलबन जो है वो खुद एक चालीसा का सदस्य हुआ करता था। कितनी अनोखी बात है दोस्तों। बलबन ने 1265 में मेवात पर आक्रमण किया, और मेवातियों से लड़ने के लिए इसने लौह व रक्त की नीति अपनाई थी, जिसे हम ब्लड एवं आयरन पॉलिसी भी बोल देते हैं। ये पॉलिसी किसने अपनाई थी? बलबन ने। कब? 1265 में। किससे? मेवात पर आक्रमण, मतलब मेवातियों से बचने के लिए, मेवातियों से लड़ने के लिए। और मेवातियों से बचने के लिए इसने मेवातियों के जंगल भी कटवा दिए थे, क्योंकि मेवाती क्या करते थे? जंगलों में छुपकर आक्रमण किया करते थे, इसलिए उनसे बचने के लिए इसने वहाँ के जंगल भी कटवा दिए थे। अगर दोस्तों
विषय में पूछ ले कि लौह व रक्त की नीति किसने अपनाई थी, ब्लड और आयरन पॉलिसी किसने अपनाई थी, तो बिस्मार्क होता था। बिस्मार्क ने विश्व में इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया था। दोस्तों बलबन ने राजस्व सिद्धांत की घोषणा की थी तथा उसमें उसने कहा था कि सुल्तान एक नियत खुदाई है। मतलब नियत खुदाई का मतलब होता है दोस्तों ये एक ईश्वर की परछाई होता है। और राजा बलबन ने पावोस प्रणाली भी चलाई थी, और पावोस प्रणाली का मतलब होता है दोस्तों राजा के पैरों को चूम लेना। कि कोई भी आता था, जैसे हम नमस्कार प्रणाम करते हैं, ऐसे ही कोई भी आता था राजा से मिलने तो राजा के पैरों को चूम लेता था, जिसे पावोस प्रणाली कहा जाता था। बलबन ने एक नवरोज त्योहार चलाया था, और नवरोज त्योहार वो होता है दोस्तों जब फसल पककर तैयार हो जाती है तब नवरोज त्योहार मनाया जाता था। नवरोज एक फारसी एवं ईरानी त्योहार होता था, जो कि फारसी और ईरानियों द्वारा बनाया जाता था। बलबन का जो बेटा होता है बुगरा खां, बुगरा खां की दो संतान होती है दोस्तों, एक शमसुद्दीन कैमूर्स और एक कैकुवाद। आगे चलकर जैसे ही बलबन की मृत्यु हो जाती है 1287 में, मतलब 1287 में जैसे ही बलबन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद अंतिम शासक या फिर अंतिम शक्तिशाली राजा बोल सकते हैं आप इस वंश का, गुलाम वंश का, वो बलबन था। अगर अंतिम शक्तिशाली पूछ ले किसका, गुलाम वंश का शासक, तो वो बलबन रहेगा। और अगर इस वंश का अंतिम शासक पूछ ले तो दोस्तों वो रहेगा आपका शमसुद्दीन कैमूर्स। बलबन की मृत्यु के बाद इसका पोता शमसुद्दीन कैमूर्स राजा बनता है, और नायाब ए मामलिकात बॉडीगार्ड जो पद होता है वो जलालुद्दीन खिलजी को घोषित कर देता है। आगे चलकर दोस्तों ये जलालुद्दीन खिलजी इन दोनों भाइयों में फूट डलवा देगा, शमसुद्दीन कैमूर्स और कैकुवाद में। जैसे ही फूट डल जाती है ये दोनों एक दूसरे को आपस में मार देते हैं, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना कर देता है और खुद राजा बन जाता है। तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने दोनों भाइयों के बीच में फूट डलवा दी थी, और दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मारकर इस गुलाम वंश को समाप्त कर दिया था। और इसका फ़ायदा किसने उठाया, जलालुद्दीन खिलजी ने, और उसने खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। तो दोस्तों ये था कंप्लीट गुलाम वंश, और गुलाम वंश में हमने सभी के सभी राजा पढ़ लिए, जितने भी राजा इसके अंदर आते हैं, और हमने वो सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो किसी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं या किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। किसी भी आने वाले वनडे एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो आपका वो नहीं छूटेगा, और आप उसको ज़रूर करके आओगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है आगे आने वाले एग्ज़ामों में। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपनी नई वीडियो में। हमारी मिडिवल इंडिया की सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक ये समाप्त नहीं हो जाती। यदि आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इसकी PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।